गाइस इसमें आपसे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ रहा है। ये मैंने F3 की किट में से क्वेश्चन लिया है। तो तीन प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं, बेसिक, सुपर और लग्जरी, और तीनों की कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। सेलिंग प्राइस भी दी हुई है एस्टिमेटेड, और बेचते वक्त का खर्चा भी दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट्स निकालो तो NRV आती है। इसकी NRV हो जाएगी $8, इसकी भी हो जाएगी $8, और इसकी हो जाएगी $10। सही है। इनकी NRV, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट, ये NRV होती है। तो NRV 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 10 है, और कॉस्ट कितनी कितनी है? तो इन दोनों में लोअर कॉस्ट लोअर है, यहाँ पे NRV लोअर है, यहाँ पे भी NRV लोअर है। सही है। लोअर लेना है आपने। यहाँ पे कॉस्ट लोअर थी, जो बेसिक प्रोडक्ट है। एक सुपर प्रोडक्ट था और एक लग्जरी था। तो देख लो, लोअर 6 है, यहाँ पे वैल्यूएशन 6 होगी, यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे 10 होगी। बेसिक वाले की वैल्यू 6 होगी, सुपर वाले की 8, लग्जरी वाले की 10। और यूनिट्स कितने कितने हैं इनके? तो इनको टोटल कर लो। इसमें वो आपसे लॉस पूछता तो लॉस भी कैलकुलेट हो सकता है। सही है। दो स्टॉक्स को हम लोग कॉस्ट से कम करके NRV पे लेके आ रहे हैं, उन दोनों में लॉस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्सी एक बुक होल सेलर है, बुक का हमारा बिजनेस है, और ऑन ईच सेल कमीशन ऑफ 4% इज पेएबल टू द सेलिंग एजेंट। जो एजेंट बेचते हैं ना, सेल्स करते हैं, उसको 4% कमीशन हमें देना पड़ता है। तो 4% इस सेलिंग प्राइस का कम कर लो, तो देखो क्या सेलिंग प्राइस आ रही है। ये इनकी NRVs मैंने निकाल ली हैं। तो ये कॉस्ट है और ये NRV है। पहले वाले में कॉस्ट लोअर है, दूसरे वाले में NRV लोअर है, तीसरे वाले में भी NRV लोअर है। तो हम किस वैल्यू पे लिखेंगे, किस वैल्यू पे? पहले वाला, पहली जो बुक है वो कॉस्ट पे, अगली जो बुक है उसमें लोअर कौन सी है? NRV। और तीसरी जो बुक है उसमें भी NRV छोटी है। तो इनको ऐड कर लो, ये कुछ 7,000 के करीब बन रहा होगा।
ये क्वेश्चन खुद देख लो। तो इनिशियली परचेजेस में लिखा था, एट कॉस्ट लिखा था, एट ईयर एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में इसको ले गए, वहां से रिमूव कर दिया था अनसोल्ड स्टॉक। और उसको ले गए थे करंट एसेट्स में, और वहां पे इसकी दोबारा से वैल्यूएशन की। और अब उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई है और ईयर एंड ख़त्म हो गया। अभी अगला दिन आ गया, अगला साल शुरू हो गया। और अब ये जो क्लोजिंग लिखी थी लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एनआरवी पे, इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है ओपनिंग में, अगले साल की ओपनिंग में। अब इसको ओपनिंग स्टॉक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, सुनो गौर से। देखो पिछले साल इसको हमने कॉस्ट में से हटाया था, क्यों? हमने कहा था ये अनसोल्ड है, इसकी सेल्स अगले साल आएगी। तो ये वो साल है जिसमें इसकी सेल्स आएगी, ये वो साल है जिसमें ये सबसे पहले बेचा जाएगा। तो जब इसकी इनकम अगले साल सबसे पहले आएगी, तो ये अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी सबसे पहले जाना चाहिए। तो अगले साल का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना, उसमें सबसे पहले ये स्टॉक आता है। कौन सी? जो पिछले साल क्लोजिंग बन के हटाई थी ना, वो अगले साल कॉस्ट में सबसे पहले आ रहा होता है। बात समझ आई या नहीं आई? मैं दोबारा बताता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ सेल्स में से पिछले साल हटाया था, क्यों? हमने कहा था भाई ये सेल नहीं हुआ, इसकी इनकम नहीं है, अगले साल इनकम आएगी। तो अब अगला साल आया है, अब अगले साल तो इसकी इनकम आएगी ना, अगले साल तो ये सबसे पहले बेचा जाएगा। तो इसीलिए ये कॉस्ट पे भी सबसे पहले लाया जाता है। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक एस एफ पी में लिखा हुआ था, उसको वहां से हटाएंगे और अगले साल के ओपनिंग में यहाँ पर ले आएंगे, जहाँ पिछले साल इसको एस एफ पी में हम ले गए थे ना, वहां से इसको अब हटाएंगे। किस तरह हटाएंगे? तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री लिख रहा हूँ, एस एफ पी में से इसको हटा लिया जाता है। एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको क्यों कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं लेके जा रहा हूँ, सोचो ज़रा प्रैक्टिकली। ओपनिंग स्टॉक अगले साल सबसे पहले ही बिकेगा ना, सबसे पहले उसी की इनकम आएगी। तो इसको खर्चे में भी सबसे पहले आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक को। और इसको मैं किधर लेके जा रहा हूँ? पी एंड एल में। पी एंड एल में जैसे ही इसको लेके जाऊंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। तो ओपनिंग स्टॉक एस एफ पी से पिछले साल के करंट एसेट्स खत्म करके अगले साल की कॉस्ट में उसको ले जाते हैं। ये करंट एसेट्स को कम करता है और पी एंड एल में जाकर कॉस्ट को बढ़ाता है।
जो कॉस्ट को बढ़ाता है वो प्रॉफिट को कम करता है। ये ओपनिंग स्टॉक का मैंने लिखा है, ये एंट्री है कि ओपनिंग स्टॉक को हमें करंट एसेट्स में से निकालना पड़ता है और P&L पे लेके जाना पड़ता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। क्यों लेके जाना पड़ता है? क्योंकि ये सबसे पहले बिकेगा तो इसकी कॉस्ट भी सबसे पहले आनी चाहिए। तो ये एसेट्स को कम और कॉस्ट को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या था? कॉस्ट में से निकाल लिया जाता था और करंट एसेट्स में लिखा जाता था। अच्छा, तो अब न्यूमेरिक पोर्शन, अभी तक कुछ न्यूमेरिक आ नहीं रहा था इसमें, तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिक आएगा और बहुत ही मज़ेदार आसान सा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ साइंस है नहीं, सिंपल सी मैथ्स होगी। टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। सही है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना। तो वैल्यू करना कोई साइंस तो नहीं है इसमें, जितनी परचेज प्राइस पड़ी बस वो उसकी वैल्यू होगी ना। या अगर खुद बना रहे हैं स्टॉक, कहीं से नहीं खरीदते, ज़ीरो से खुद बना रहे हैं सब कुछ, तो कॉस्ट पता नहीं लग जाएगी? सोचो ना ज़रा, जब परचेज प्राइस हमें पता होती है, हम ख़रीद के लाए हुए हैं, या अगर हमने खुद बनाया है, तो हमें अगर कॉस्ट पता है, तो हम तो उसकी वैल्यूएशन में तो फिर कोई टेक्निक होनी ही नहीं चाहिए। तो एक इशू आता है, उसकी वजह से ये वैल्यूएशन की टेक्निक ज़रूरी थी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, देखो एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ना, वो असेंबली, फिनिशिंग, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिखता हूँ सीधा सीधा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को जब स्टॉक चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये स्टोर डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करते हैं।
और लिखते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे। ये एक डॉक्यूमेंट का नाम है। इस डॉक्यूमेंट पे लिख के ये बस समझो एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि भाई हमें मटेरियल दे दो, हमने प्रोडक्शन करनी है। तो अब आप इस तरफ आ जाओ, स्टोर की तरफ। अब स्टोर के पास बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इस महीने के शुरू में 1 जनवरी को हमारे पास स्टोर में पड़े हुए थे केजीज या लीटर्स, कोई भी अपने माइंड में ले आओ। 2,000 यूनिट्स, नहीं 500 केजीज। और वो जब हमने परचेज किए थे तो लाइक पर यूनिट पर केजी इट वाज कॉस्ट थी हमारी $2। तो टोटल कितने की हो गई ये? इस मंथ के स्टार्ट में टोटल स्टॉक पड़ा हुआ था गाइस $1,000 का। इसी तरह 3 जनवरी को स्टोर में और भी मटेरियल आया हुआ था $3 पे। इसी तरह 5 जनवरी को और स्टॉक आया था $4 पे। ये स्टोर के अंदर आया था, सही हमने परचेजेस की थी बिजनेस में, स्टोर में रखा था हमने। सही है, ये हमने ये भी परचेज किया है, ये भी परचेज किया है, और ये भी परचेज किया है। अभी 5 तारीख को 2,000 केजी हमारे पास आया है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एप्लीकेशन आई है स्टोर में 6 जनवरी को। 6 जनवरी को स्टोर ने क्या करना है, इशू करना है मटेरियल। 6 जनवरी को स्टोर ने इशू करना है मटेरियल। फॉर एग्जांपल वो हमसे डिमांड कर रहे हैं 2600 केजी। तो स्टोर ने इशू करना है 2600 केजी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये जो 2600 केजी हम इनको इशू करेंगे, इनके लिए तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। बट ये कॉस्ट कितनी है? कौन सा वाला 2600 केजी हमने उनको दिया है? क्या ये प्राइस वाला, या 500 यहाँ से, 1000 यहाँ से और बाकी का वहाँ से, और या तो 2000 यहाँ से और 600 यहाँ से, और या तो इन सब की एवरेज लेके। तो कौन सा वाला स्टॉक इशू किया है हमने? क्या वैल्यूएशन होगी इस स्टॉक की? सही है। तो वैल्यूएशन के मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे वैल्यूएशन करनी है। तो मैंने वो मेथड अभी जुबानी बोल दिए हैं, वो जो 3 ऑप्शन मैंने भी पूछे हैं कि क्या यहाँ से मटेरियल देना शुरू करोगे, कि जो पहले आया वो पहले दो। तो यस, ये भी एक मेथड है। या यहाँ से मटेरियल देना शुरू करोगे कि जो लास्ट में आया है वो पहले दो। ये भी हो सकता है। और या तो एवरेज ले लो। सही है। तो ये तीनों मेथड है। तो मैं कहता हूँ कि जो पहले आया वो मैं पहले देता हूँ, जो पहले आया वो मैं पहले देता हूँ, उसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फाइफो। फाइफो मेथड सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के जो पहले आया वो सबसे पहले दो। कुछ कुछ मैनेजमेंट की ये अप्रोच होगी। सही है, तो कोई गलत अप्रोच नहीं है, कर सकते हैं। तो जो पहले आया वो पहले दो, उसके मुताबिक ये 500 सबसे पहले देना पड़ेगा।
सही है। उसके बाद अभी और कितने रह गए, 2100 kg रह गया। तो वो जो पहले आया, ये पहले आया हुआ है, तो ये देना पड़ेगा। सही है। और कितना रह गया? 1500 हो गया, 26 पूरा करना है तो 1100 kg यहाँ से ले लेंगे। तो इसमें रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 900 kg रिमेनिंग रह जाएगा, 1100 वहां से ले लेंगे। तो क्या वैल्यू आती है इनकी? तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, बाय यूजिंग फाइफो मेथड मुझे बताओ कि 6 जनवरी को जो इशू किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी? इन्वेंट्री इशूड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सही है, इन दोनों का एक ही मतलब है। और आपसे वो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिमेनिंग स्टॉक कितना रह गया है। तो रिमेनिंग स्टॉक ब्रो अभी मैंने बताया कि 900 kg रह गया। सही है, दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक ये और एक ये। सही हो गया। मैं ये वही सेम एग्जांपल लिख रहा हूँ। अब एक और मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो मेथड, लाइफो। सही है। तो जो सबसे आखिर में आया, तो सबसे आखिरी डेट ये है मटेरियल रिसीव होने की स्टोर में, तो सबसे पहले यही निकालोगे। अभी भी 600 kg रहता है तो वो यहाँ से निकालोगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना रह जाएगा? सही है, तो क्या वैल्यू आती है? रिमेनिंग स्टॉक कितना रह जाएगा लाइफो मेथड के मुताबिक, बताओ। ये 400 kg भी बच गया और वो 500 भी बच गया। क्या वैल्यू आती है? तो 1000 to 1222। अच्छा, अब देखो ज़रा, इसमें कॉस्ट कितनी आई है? 9800।
सही है। 9800 कॉस्ट आई है लाइफो मेथड लगाया था। फाइफो देखो लगाया तो कितना आया था, 8400। सही है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में देखो इन्फ्लेशन लाया हुआ हूँ। इन्फ्लेशन लाया हुआ हूँ मैं हर अगली डेट पे जो भी मटेरियल आ रहा है उसकी प्राइस में इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो जब भी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो फाइफो मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। उसमें आपकी कॉस्ट कम आती है। ये नहीं कि पॉकेट से आउटफ्लो आपकी कॉस्ट कम होगी, नहीं। बस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर यूनिट कम आती है आपकी। बाकी ये नहीं कि आपकी पॉकेट से पैसे बच गए। उधर भी आपने टोटल सारा जो प्राइसेस हैं उसी पे ख़रीदा है, इधर भी उतने भी ख़रीदा है। हाँ, वैल्यूएशन की टेक्निक ऐसी है कि आपको मिल गई है जिसकी कॉस्ट कम आ गई है। तो इस बात पे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा और वो मैं भेजूंगा आपको कि कौन सा मेथड किस वक्त बेहतर है। ये जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया है कि फाइफो लगाया है उसी डेटा पे लाइफो, बट वैल्यूज चेंज आई हैं। सही है। कॉस्ट चेंज आई है तो इनकी क्लोजिंग वैल्यू भी चेंज आई होगी। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया है ये लाइफो वाला, उसमें 2200 आई है क्लोजिंग। फाइफो में देखो ये 2836। सही है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ रहा है। तो ये जस्ट मैंने टेबल बनाया है थोड़ा सा हिंट देने के लिए कि ये एक ही डेटा पे दो टेक्निक्स लगाई हैं तो आंसर ये चेंज ला रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि किस वक्त कौन सा मेथड सूटेबल है। आपने इसकी फ़िलहाल कैलकुलेशन सीखनी है। अभी एक तीसरा मेथड भी रहता है, मैं देखता हूँ, मैं उसकी भी वीडियो बना के भेजता हूँ। अब ये मेथड दो तरह का है। एफको मींस एवरेज कॉस्ट मेथड। क्यूमुलेटिव या कॉन्टिन्यूस एफको एक हो गया मेथड, और एक है पीरियोडिक एफको। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव एफको देखते हैं। अच्छा, अब एफको मेथड क्या कहता है। एफको के नाम से नाम किया एवरेज कॉस्ट। देखो फाइफो क्या कहता था कि पहले ये दो, लाइफो कहता था पहले ये, फाइफो कहता था पहली डेट वाली दो, लाइफो कहता था दूसरी वाली दो। एफको कहता है कि एवरेज निकाल लो सबकी। तो एवरेज निकालते हैं। एवरेज हमने किस तरह सीखी हुई है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय
टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी टोटल वैल्यू निकाल लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स हैं। तो ये कितना आता है, 4.8 आता है तकरीबन। दिस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू आती है 4.8। उसको पूरे के पूरे वेयर हाउस को कितनी, तो जितना इशू करना है वो वेयर हाउस में से ही हुआ है ना, तो वेयर हाउस की वैल्यू तो हमने दे दी है 4.8, और जितना रिमेनिंग रह जाएगा 1000 में से 2500 यूनिट्स गए तो 15, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, एफ को। सही है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी और जो इशू भी कर ली है वो दोनों किस पे होंगे, एफ को पे। क्यों, क्योंकि हमने पूरे के पूरे वेयर हाउस को एक एवरेज कॉस्ट दे दी है। तो आसान था, बहुत आसान था। अभी चलो थोड़ी सी एग्जांपल और भी समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि फिर आया और मटेरियल स्टॉक में, वेयर हाउस में। 4000 यूनिट्स, $6 वैल्यू थी इनकी। टोटल वैल्यू जो न्यू रिसीप्ट्स आई थी, न्यू मटेरियल आया था। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने फिर इशू करना है, तो एफ को क्या कहता है, किस तरह इशू करो, वैल्यू ऑफ इशू कैसे आएगी, इन 4200 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी। तो जितना स्टोर में सामान पड़ा हुआ है, तो जितना सामान है निकाल लो एवरेज वैल्यू। तो देखते हैं टोटल कितना सामान पड़ा हुआ है। एक तो ये पड़ा हुआ है, सही है, एक तो ये पड़ा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 300। और ये कितने का, तो वैल्यू कितनी है, और टोटल यूनिट्स कितनी है। तो जो इशू पहले एवरेज वो वैल्यू और आएगी, और क्यों, क्योंकि उस वक्त इनके रेट्स थे, अभी जो स्टॉक में वैल्यू आई हुई है वो रेट्स और। सही है। तो मैं फॉर एग्जांपल ये आती है, एवरेज वैल्यू क्या आई है 5.8। तो वैल्यू ऑफ इशू पूछे तो 5.8 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, रिमेनिंग 5500 में से देखो, तो 1300 जो स्टॉक रह गया वो किस वैल्यू पे रह गया, हम वेयर 55 रह गया, उसकी भी क्या वैल्यू है वही। तो एफ को में हमने क्या, कि जब भी इशू करना है एवरेज वैल्यू पे करोगे, जो बच गया वो भी एवरेज वैल्यू है। सही है, जो इशू करोगे वो भी एवरेज वैल्यू, जो बच गया वो भी एवरेज वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूस एफको का क्या मतलब हुआ, कि जब जब आप इशू करोगे, एक इशू हमने यहाँ करना था, एक इशू हमने इधर किया था, ये है। सही है।
तो जब जब इशू करेंगे देखो एवरेज वैल्यू चेंज, जब जब इशू करोगे आपको एवरेज वैल्यू निकालने पड़ेगी। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस एफ को। सही है। जो जो स्टॉक बचता जाएगा वो न्यू कॉन्टिन्यूस एफ को वाली वैल्यू पे बचता जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूस एफ को, कि हर बार इशू करते वक्त एक न्यू वैल्यू निकालो। कॉन्टिन्यूस एफ को, क्यूमुलेटिव एफ को, क्यूमुलेटिव कहते हैं जमा को, ऐड करके, तो ऐड करके एवरेज वैल्यू निकाली है हमने। खैर उस दूसरी में भी ऐड ही करना पड़ता है, बस इसका नाम क्यूमुलेटिव रखा हुआ है।